करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हिबा शेयर कर रही है। हिबा कहती है, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन की बात है, हम लोगों के घर में हम लोगों का जो गेस्ट रूम था वहाँ पर हम लोगों का आना जाना बहुत कम था। तो मैं एक दफ़ा अपने घर के गेस्ट रूम के पास से गुजर रही थी तो मुझे वहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई चिल्ला रहा है, जैसे किसी औरत की चीखने की आवाज़ होती है, जबकि हम लोगों के घर के गेस्ट रूम में कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे नज़र कोई भी नहीं आया। जैसे ही मैंने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला और मैं गेस्ट रूम के अंदर दाखिल हुई तो वो चिल्लाने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है और वो चिल्ला रही है, और वो चीखने की आवाज़ें उस गेस्ट रूम के वॉशरूम से आ रही थी। मैंने वहाँ पर खड़े होकर पूछा कि अंदर कौन है, लेकिन उसके जवाब में मुसलसल चीखें ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं अपने गेस्ट रूम के वॉशरूम के पास पहुँची, मैंने दरवाज़ा खोला। अभी दरवाज़ा खोला ही था तो वहाँ पर मैंने एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली औरत को देखा। वो काले रंग के कपड़ों में थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था और वो बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने खुद उसको अपनी आंखों के सामने देखा। बस ये मंजर देखने की देर थी। मैं नहीं जानती कि मैं किस वक्त पीछे भागी। मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पास मेरे सभी घर वाले थे। मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। अम्मी ने जब मेरे से सारी बात पूछी तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने अपने घर के गेस्ट रूम के वॉशरूम में एक औरत को देखा है जो बहुत ज़्यादा भयानक चीखें निकाल रही थी, और मैंने खुद उसको देखा। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मौलवी साहब को बुलाया गया। जब मौलवी साहब आए तो मौलवी साहब ने दम किया और ये कहा कि आपकी बेटी ने एक गैर मरी मखलूक, एक जिनज़ादी को देखा है जो अपने असल रूप में वहाँ पर मौजूद थी। मौलवी साहब ने मुझे दम किया और एक तावीज़ दिया और ये कहा कि ये तावीज़ आपने अपने गले में रखना है। इसके बाद मौलवी साहब ने मेरी अम्मी को सख्ती से एक बात से मना किया कि कभी भी ये लड़की गेस्ट रूम के दरवाजे की तरफ नहीं जाएगी और ना ही ये गेस्ट रूम के पास जाएगी। अगर ये गेस्ट रूम के पास गई या गेस्ट रूम के अंदर गई तो वो जिन्नात इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब मैंने तावीज़ पहना तो मैं कुछ नॉर्मल होने लग गई और फिर कभी भी मैं अपने घर के उस गेस्ट रूम की तरफ नहीं जाती। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हिबा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी फ़रीहा शेयर कर रही है। फ़रीहा कहती है कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। मैं अपनी शादी के 2 साल के बाद अपने हस्बैंड के पास जर्मनी चली गई। वहाँ पर जब मैं पहुँची तो मेरे हस्बैंड जहाँ पर पहले रहते थे वो सिर्फ़ एक रूम का ही फ्लैट था, तो वहाँ पर हम लोगों का रहना मुश्किल था। इसलिए जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची उससे पहले मेरे हस्बैंड ने एक और फ्लैट ख़रीद लिया। वो फ्लैट जो था वो डबल स्टोरी था। नीचे वाले पोर्शन में भी एक रूम था और एक रूम ऊपर वाले पोर्शन में होता था। नीचे वाला पोर्शन का जो रूम था वो काफ़ी बड़ा था और उसके साथ अटैच वॉशरूम भी था, एक छोटा सा लाउंज भी था और वहाँ पर किचन भी था। तो हम लोग अभी सिर्फ 2 ही थे, तो इसलिए हमें वहाँ पर रहने में कोई परेशानी नहीं थी। ऊपर वाला रूम जो था वो हम लोगों के यूज़ में नहीं था। मुझे वहाँ पर जब मैंने रहना शुरू किया, शुरू में तो मेरा वहाँ पर दिल ही नहीं लगता था। कुछ दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, फिर वो अपने काम पर जाना स्टार्ट हो गए, तो मैं बिल्कुल अकेली थी, नई जगह थी और मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी इतनी ख़ास नहीं आती थी, तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, दोपहर का टाइम था, तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे उस घर के ऊपर वाले पोर्शन में कोई मौजूद है और बार बार ऊपर से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे उठा कर कोई चीज़ों को नीचे फेंक रहा है। वो जो फ्लैट था वो सारा वुड कंस्ट्रक्शन में था, तो ऊपर वाले पोर्शन से
जब मुझे बार बार ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि चीज़ें गिर रही हैं, तो मुझे थोड़ा तज्जुब हुआ। ऊपर वाला पोर्शन हम लोगों ने वहाँ पर सारी फ्लोर सेटिंग की हुई थी और उसके साथ कुछ डेकोरेशंस थे जो मैं पाकिस्तान से ही लेकर गई थी, उनको मैंने सेट किया हुआ था। घर मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। तो जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पर हर चीज़ बिखरी हुई थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि बाहर वो जैसे स्टेयर से ऊपर जाते तो एक छोटा सा लाउंज ही था, वहाँ पर वो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। ये सब देखकर मुझे बहुत तज्जुब हुआ कि ऊपर तो कोई आता भी नहीं है और यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, फिर ये किसने गिराया है? ना ही मुझे वहाँ पर कोई बिल्ली नज़र आई। मेरे देखते ही देखते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर वहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो एक छोटा सा डेकोरेशन था। मैंने जल्दी से उसको जाकर उठाया और मैं थोड़ी सी खौफज़दा हो गई। तभी मुझे कमरे से भी एक आवाज़ महसूस हुई। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसी स्मेल आ रही थी कि जैसे वहाँ पर कुछ मुर्दा जानवर है। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली या कोई चूहा वगैरह मरा हुआ होगा। मैंने पूरा कमरा छान मारा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी एकदम से मैंने क्या देखा कि वहाँ पर जो फ्लोर सेटिंग की हुई थी, मैंने एक पिलो हटाया तो उसके नीचे एक अजीब सी मुर्दा कोई जानवर था। पता नहीं वो जानवर था या वो क्या था, मैंने तो ज़िंदगी में उसको फ़र्स्ट टाइम देखा था। वो बिल्कुल छोटा सा था और उसका वजूद ऐसे था जैसे इंसानी हाथ पाँव होते हैं, और जो चेहरा था वो बहुत भयानक था। उसके जिस्म के ऊपर बाल थे और उसके बहुत नुकीले से दांत थे, बिल्कुल जैसे कोई छोटे से साइज़ का बोना होता है, लेकिन जिस्म के ऊपर बाल ही बाल और बहुत काला रंग था। मैं इसको देखकर डर गई और मैं एकदम पीछे हट गई कि ये क्या है, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं था, कोई चूहा नहीं था। मैं खौफज़दा होकर नीचे भागी और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने यहाँ पर क्या देख लिया है। मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानती थी, मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती थी। शाम होने तक मैं ख़ुद को कमरे में मैंने बंद रखा और मैं समझाती रही अपने दिल को। मैंने पाकिस्तान भी बात की, मैं अपने हस्बैंड से बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। घर वाले भी सुनकर बहुत परेशान हो गए। सब ने मुझे बहुत तसल्ली दी और ये कहा कि उसको छेड़ना ना, वो जो कुछ भी है, ना ही उस कमरे में अब जाना। शाम हुई तो मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उन्होंने मेरी हालत देखी, वो बहुत परेशान हो गए। मैंने उन्हें इस दिन वाली सारी बात बताई। वो मेरे साथ ऊपर आए, मैंने उन्हें वो जगह भी दिखाई। जब मैं वहाँ से भागी थी तो मैंने पिलो साइड पर किया हुआ था, जहाँ पर वो मैंने उसको मरे हुए देखा था, वो जो भी मखलूक थी। तो जब हम लोग ऊपर गए तो पिलो दोबारा से सेट थे, जैसे उनको किसी ने ठीक किया है। वहाँ से अब वो स्मेल भी नहीं आ रही थी। मैंने उनको बताया कि यही पिलो था। जैसे हम लोगों ने पिलो हटाकर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो मुझे यही कहने लगे कि शायद मैं वहम करती हूँ। मैं बहुत से डेकोरेशंस लेकर गई थी जिनमें ऐसे टॉयज़ भी थे। उनका ये कहना था कि शायद तुम्हारा कोई टॉय होगा, कोई डेकोरेशन होगा, तो वो इधर कोई चीज़ गिरी होगी। लेकिन मैंने उन्हें साफ कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। बस उस दिन के बाद उस घर में हमारा रहना मुहाल हो गया। वहाँ पर छोटे वजूद में कोई मखलूक थी, शायद वो बोने थे, मैं तो उनको बोना ही कहूँगी। वो पूरे घर में भागते दौड़ते थे, मैंने खुद उनको देखा। वो काले रंग के होते थे, वो एकदम से नज़र आते थे और गायब हो जाते थे। ऐसा लगता था कि वो ऊपर वाले पोर्शन के किसी मखसूस हिस्से से निकलते हैं। मैंने ऊपर वाले पोर्शन का हर कोना छान मारा, मुझे कहीं से उनका कोई सुराग नहीं मिला। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पाकिस्तान में भी इस बारे में बात की गई तो वहाँ पर जो मेरे घर वाले थे उन्होंने एक शाह साहब से बात की। उन्होंने जब पता किया, पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था कि वो जिन्नात हैं। वो जिन्नात की एक मखसूस किस्म है, उनका साइज़ ही इतना होता है और वो अक्सर ऐसे मकामात पर पाए जाते हैं जहाँ पर कोई सालों से रहता ना हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो, और ख़ास तौर पर जहाँ पर मुर्दार, शायद वो मुर्दे इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई जगह हो। तो बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी से कहें वो घर छोड़ दें। अब मुझे तो वो अक्सर नज़र आते थे, ऐसे लगता था जैसे छोटे छोटे चूहे हैं, लेकिन वो चूहे नहीं होते थे। अब मैं बहुत डरने लग गई। मेरे हस्बैंड को भी इस बात का पता चल गया। हम लोग अब बड़े परेशान थे कि हम लोग कहाँ जाएं। वो घर की कोई चीज़ टिकने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अब वो नीचे वाले पोर्शन में भी हम लोगों को नज़र आने लगे। मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें देखा, वो बिल्कुल काले से होते थे, एकदम ज़ाहिर होते थे, एकदम गायब हो जाते थे, बाकायदा भागते दौड़ते नज़र आते थे। चीज़ें उन्होंने ख़राब करनी शुरू कर दी, कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, कोई चीज़ उस घर में रह नहीं सकती थी। जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस जगह पर रहेंगे ही नहीं, इस फ्लैट को छोड़ देंगे, जब हम लोग
वहाँ पर सर्च करने लगे किसी और फ्लैट के लिए, तो हमें पता चला इस फ्लैट की हिस्ट्री के बारे में। हम लोगों को किसी ने बताया कि ये जो फ्लैट था, यहाँ पर ये बाकायदा फ्लैट बनने से पहले सिर्फ़ एक बहुत बड़ा हॉल रूम होता था, जहाँ पर जो जिसका ऑनर था वो वहाँ पर मुर्दा जानवरों को रखता था। उसकी जो भी गाय भैंसे जो भी उसके जानवर होते थे, जब वो किसी तकलीफ़ से मर जाते थे तो वो इनको यहाँ पर फेंक देता था और वो कई कई अरसा यहीं पर पड़े रहते थे। और जब वो उनको उठाने के लिए लाता था तो सिर्फ उनके ढांचे मिलते थे। यही बात हमें पाकिस्तान में भी बताई गई थी। वो जो आमिर साहब थे उन्होंने भी यही बात कही थी। फिर उस आदमी ने हमें ये भी बताया कि ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, यहाँ पर अजीबोगरीब मखलूक़ात नज़र आती हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप भी नज़र आए हैं। कोई डर के मारे इस फ्लैट में नहीं जाता। आप लोग नए थे तो आप लोगों को ये फ्लैट उसने बहुत कम रेंट पर दे दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक दिन भी नहीं रहे, हमने उस जगह को छोड़ दिया। उस फ्लैट से हर वक्त बहुत गंदी स्मेल आती रहती थी। मैं वहाँ पर बहुत सफाई करती थी, मैंने नमाज़ भी पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने वहाँ पर नमाज़ पढ़नी शुरू की तो उसके बाद उस मखलूक ने अपना आप ज़ाहिर कर लिया। वो जिन्नात थे। मैंने ज़िंदगी में ऐसे जिन्नात के बारे में पहली दफ़ा सुना था। मेरे ज़हन में जिन्नात को लेकर यही कॉन्सेप्ट था कि वो बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। लेकिन इस तरह के भी जिन्नात होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में थे। बोने जिन्नात थे, वो बहुत डरावने थे। मैंने उसको खुद अपनी आँखों से देखा है। उसका चेहरा इतना खौफनाक था, ऐसे लगता था उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा सींग हैं जिनके ऊपर बहुत बाल थे, और उसका चेहरा भी बालों से भरा हुआ था। बिल्कुल छोटे छोटे हाथ पैर थे। अजीब जिस्म था उसका, जिसको मैंने मुर्दा हालत में देखा था। उसके बाद कभी भी हम लोग उस टाउन की तरफ नहीं गए। फिर हम लोग एक नई जगह पर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद वहाँ पर हमारे साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। आज भी मुझे वो वक्त याद आता है, वो फ्लैट याद आता है, उसके दरो दीवार और वाक़यात याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ से अक्सर अजीबोगरीब बिल्कुल छोटी छोटी चीखें भी सुनाई देती थी, और रात के टाइम ऐसा लगता था जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत क्राउड है और वो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज वो समझ में नहीं आती थी कि वो कहते क्या हैं। मेरे ख्याल से वो वही मखलूक थी जो अपना आप ज़ाहिर करते थे और हमें देखते थे कि हम लोग वहाँ पर आए हैं। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़रीहा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी फ़रहान असर शेयर कर रहे हैं यूएई से। फ़रहान कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक मूवी है, द एग्ज़ॉर्सिस्ट मूवी थी जो 1973 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी जो थी ये ऐसी हॉरर मूवी थी जिसने बहुत से लोगों में खौफ व हिरास फैला दिया था। खौफ में मुब्तला हो गए थे लोग, क्योंकि ये मूवी जो थी ये एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड मूवी थी। ये एक लड़के की ज़िंदगी की कहानी थी, लेकिन बेसिकली इस स्टोरी में जो करैक्टर लिया गया था वो एक लड़की थी। ये मूवी जो थी ये एक बुक थी जो 1971 में पीटर ने लिखी थी। इसका राइटर था पीटर, और उसने ये बुक लिखी थी द एग्ज़ॉर्सिस्ट, और वो बेस्ड थी एक ट्रू इवेंट पर। एक लड़का था जिसका नाम रोलैंड था। रोलैंड जर्मनी से 1949 में अमेरिका में शिफ्ट हुआ, और वो अमेरिका के एक सिटी द कॉटेज में रहता था। वहाँ पर उसकी एक आंटी भी रहती थी। रोलैंड जो था उसकी एज 13 इयर्स थी। उसकी जो आंटी थी वो काले जादू की माहिर थी। उसके घर वाले नहीं जानते थे कि वो औरत काला जादू करती है। रोलैंड हर वक्त अपनी उस आंटी के साथ ही रहता था। फिर अचानक जब उसकी आंटी की डेथ हो गई तो रोलैंड बिल्कुल अकेला हो गया, और उसके मरने के बाद उसने अजीबोगरीब बिहेव करना शुरू कर दिया। रोलैंड हर वक्त बहुत गुस्से में रहता था और चीखता चिल्लाता रहता था। उसके बाद रोलैंड के घर वालों को अपने घर रात के टाइम अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ें ऐसी होती थी जैसे बार बार कोई बाथरूम के नल खोल देता है, टैप से पानी गिरने की आवाज़, और ऐसा महसूस होता था जैसे घर की दीवारों के ऊपर और दरवाज़ों के ऊपर कोई नेल्स रगड़ता है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अब रोलैंड जो था वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग गया। यहाँ तक कि रोलैंड के ऊपर बाकायदा एक दौरे की कंडीशन आने लग गई। वो हर वक्त गुस्से से चिल्लाता था। उसके घर वाले इसको कमरे में बंद कर देते थे। रोलैंड के कमरे से अजीबोगरीब बदबू भी आती थी।
ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی سڑا ہوا گوشت اس کے کمرے میں موجود ہے، لیکن جب جا کر دیکھتے تھے تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ رولینڈ کے بیڈ کے اوپر سے اکثر بڑے بڑے نیلز کے نشان نظر آتے تھے، اور وہی نشان بعد میں رولینڈ کے جسم سے بھی ملنے لگ گئے۔ رولینڈ کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ وہ لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ نشان، یہ جو اس کے جسم پر نشان ہے، یہ کس قسم کے ہیں، اور اس کے بیڈ شیٹس کے اوپر بھی نشان ہوتے تھے جیسے کوئی اس کو چیر پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ رولینڈ اب حد سے زیادہ بیمار رہنے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ وامٹنگ بھی کرتا تھا اور عجیب و غریب آوازیں بھی نکالتا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں بھی یہ احساس ہوتا تھا جیسے رولینڈ کے ساتھ کوئی نہ دکھنے والی مخلوق موجود ہے، کیونکہ رولینڈ اکثر اپنے گھر والوں کو یہ بات کہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایک پریسٹ سے رابطہ کیا۔ جب پریسٹ ان کے گھر آیا تو پریسٹ نے جیسے ہی رولینڈ کے اوپر ایگزورسم کیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ رولینڈ کے جسم میں بہت سے ڈیمنز ہیں۔ رولینڈ کے اوپر بہت سے ہاسپٹلس میں بھی، اس کے گھر کے باہر بھی ایگزورسم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آخری ایگزورسم رولینڈ کے گھر میں پریسٹ نے کیا تو اس وقت اس کے ناک سے خون بہنے لگ گیا، اور اس کے بعد رولینڈ کا وہ آخری ایگزورسم تھا، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر رولینڈ فیملی امریکہ سے نہ جانے کہاں چلی گئی، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسی ایونٹ پر ایک بک پیٹر نے لکھی، اور اسی بک پر پھر 1973 میں ایک مووی بنائی گئی جو دی ایگزورسسٹ تھی، اور یہ مووی بہت ہی زیادہ ہارر مووی ہے۔ جن لوگوں نے بھی دیکھی ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ ہارر مووی ہے۔ یہ ایک ٹرو بیسڈ سٹوری تھی جو فرحان اسر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فخر شیئر کر رہے ہیں۔ فخر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ہم لوگوں کا جو آفس تھا، ہم لوگوں کا سارا آفس جو تھا وہ 2nd فلور پر تھا، اور جو ہم لوگوں کا گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر بھی آفس تھے، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ دوسرے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا تو مجھے بار بار میرے ایک دوست کا فون آ رہا تھا۔ وہاں پر میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے ساتھ میرے آفس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں اس کے ساتھ بات کرتا کرتا اپنے آفس سے باہر نکلا۔ ہم لوگوں کے آفس سے جب باہر نکلتے تھے تو ایک بہت لمبی گیلری تھی۔ اس گیلری کے لاسٹ پر بالکل واش روم ایریا تھا۔ میں بات کرتا کرتا واش روم ایریا کی طرف چلا گیا۔ ابھی میں اسے بات کر کے وہاں پر ٹہل ہی رہا تھا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے واش روم میں کوئی ہے، یعنی ایسا مجھے لگا کہ واش روم کا دروازہ کسی نے کھول کر بند کیا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں کافی دیر سے یہیں پر گیلری میں گھوم پھر کر فون سن رہا ہوں، نہ تو میں نے ادھر کسی کو آتے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کو جاتے دیکھا ہے۔ میں اپنے دوست سے بات کرتا کرتا واش روم کی سائڈ پر دیکھنے لگ گیا۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا، واش روم کا دروازہ باقاعدہ کھلا تھوڑا سا اور پھر بند ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ 1 منٹ، اس کو میں نے جیسے ہی ہولڈ کروایا، میں واش روم کے اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں پر پوچھا کہ کون ہے یہاں پر۔ جس ٹوائلٹ کا دروازہ بار بار کھل رہا تھا، میں نے اس ٹوائلٹ کا دروازہ جیسے ہی پش کیا، وہ دروازہ پورا کھل گیا، اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ 2 دفعہ کسی نے دروازہ کھولا اور پھر بند کیا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ میں تم سے بھی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس کا فون بند کر دیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ یہاں پر کون ہے۔ اس واش روم ایریا میں تقریباً 4 ٹوائلٹ تھے۔ میں نے چاروں جب دیکھے تو چاروں ٹوائلٹ خالی تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ میں وہیں پر واش بیسن کے اوپر اپنے ہاتھ دھونے لگا۔ جیسے میں ہاتھ دھو کر وہاں سے باہر نکلنے لگا، ایک دم سے پھر واش روم کا دروازہ کسی نے کھولا اور بہت زور سے پٹخا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں وہاں پر نہیں رکا اور میں بھاگتا بھاگتا اپنے آفس میں آیا۔ جیسے ہی میرا کولیگ نے دیکھا کہ میں کچھ پریشان ہوں، اس نے میرے سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، تمہارا وہم ہوگا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ ابھی اس کو واش روم میں گئے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے، ایک دم سے ہم لوگوں کے گیلری سے چیخو پکار سنائی دینے لگ گئی۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی مرد چلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جب سنا، ہم لوگ 5-6 لوگ تھے، ہم لوگ باہر بھاگے تو ہم لوگوں کا وہ جو دوست تھا، جو میرا کولیگ تھا، وہ واش روم کے وہ جو ایریا تھا اس کی گیلری میں الٹا لیٹا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں ہوا میں تھیں۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمیں کوئی وجود نظر نہیں آیا، کوئی سایہ نظر نہیں آیا، اس کی ٹانگیں ہوا میں تھیں اور اس کو کوئی کھینچ کر اندر لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی
کوئی اس کو کھینچ کر اندر لے کر گیا. ہم لوگ سارے تیزی سے بھاگے تو وہ اسی واش روم میں بند تھا اور چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو. ہم لوگوں نے باہر شور مچانا شروع کر دیا اور واش روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی. 1 منٹ کے بعد واش روم کا دروازہ کھل گیا اور ہم لوگوں کا وہ جو دوست تھا وہ بے ہوش پڑا تھا. اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ تھپڑوں کے اور چوٹ کے نشان تھے. فوراً سے ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا, فوراً سے اس کو ہم لوگ ہاسپٹل لے کر گئے. وہ کافی دیر بے ہوش رہا. شام کو جب اس سے ہوش آیا تو اس وقت اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس کی باڈی میں. اس کو بہت پین تھا اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا. ہم نے جب اس سے پوری بات پوچھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میں واش روم میں گیا, جو واش روم تم نے مجھے بتایا تھا, ابھی میں واش روم میں داخل ہی ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ اس واش روم میں اندر کوئی جا رہا ہے اور ایک دم سے زور سے دروازہ بند ہوا. جب میں واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا تو میں ہاتھ دھو رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اسی واش روم سے کوئی باہر نکلا ہے. بلیک کلر کا اس کا وجود تھا. اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا, وہ ایک ہیولا سا تھا. اس نے مجھے سر سے پکڑ لیا اور ہوا میں اچھال کر باہر پھینکا. یہ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب میں نے چلانا شروع کیا تو اس نے میرے پیچھے سے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے اسی طرح سے اٹھا کر وہ اسی واش روم میں لے آیا اور اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی. وہ بہت ڈراؤنا تھا. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس کے بعد وہ تو لیو پر چلا گیا, لیکن ہم لوگوں کا وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا. اس آفس میں شام کے بعد ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا. واش روم سے بہت زیادہ بھیانک چیخیں سنائی دیتی تھی. کبھی وہ آوازیں کسی عورت کی ہوتی تھی اور کبھی وہ آوازیں کسی مرد کی ہوتی تھی. پھر واچ مین کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب میں آفس بند کرنے کے لیے 2nd فلور پر آتا ہوں تو یہاں کے آفس کی ساری لائٹس آن ہوتی ہیں. جب میں آف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو 1 سے 2 دفعہ مجھے کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے اور میں بہت زور سے 2 سے 3 دفعہ سیڑھیوں سے بھی نیچے گرا ہوں. پھر اس نے بھی وہاں سے کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ہم لوگوں کی آفس کی وہ بلڈنگ تبدیل ہو گئی. اس کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ آصف زدہ جگہ ہے اور وہاں کا جو 2nd فلور تھا وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا. میں نے خود اس کو دیکھا تو نہیں, لیکن میں نے اس کو محسوس کیا تھا. اور پھر جو میرے کولیگ کے ساتھ ہوا وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اس کے بعد وہ اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کی کمپنی میں کام کرنا ہی چھوڑ دیا. وہ بہت عرصہ بیمار رہا تھا. اس کو کافی زیادہ اس کے دماغ پر اس چیز کو لے کر اثر ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ وہ گزرتا گیا اور وہ نارمل ہو گیا. پھر وہ پاکستان سے باہر چلا گیا. اب وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فخر آپ کا. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenbreak57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو ضرور وزٹ کریے گا, آپ کو پسند آئے گا. ولیج ٹون سٹوریز پر آج میں نے ایک کارٹون سٹوری پوسٹ کی تھی, اس کو بھی وزٹ کریے گا. نوشین وائس آفیشیل 99 پر آج ابھی ولاگ بھی آئے گا, اس کو بھی وزٹ کریے گا. نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اس ماہ مبارک میں بے تحاشا دعائیں کریں, رحمتیں سمیٹیں اور اپنی ان ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.